जी हां, डोनाल्ड ट्रंप देखते रह गए और यूरेनियम गायब हो गया। आखिर कहां है ईरान का वो यूरेनियम जो कि इस जंग की बुनियाद माना जा रहा था। ईरान अमेरिका जंग का आज 32वां दिन है और वहीं ग्राउंड ऑपरेशन की धमकी पर अमेरिका को ईरान ने चुनौती दे दी है। IRGC ने अपने जवानों का वीडियो जारी किया है। वीडियो में कहा गया है कि अमेरिकी सैनिकों से मुकाबले के लिए हम तैयार हैं। अमेरिकी सैनिक हारने के लिए तैयार रहें, ये IRGC की तरफ से चुनौती दी गई। और वहीं इजराइल के तेल अवीव में हमले का CCTV वीडियो सामने आया है। धमाके के बाद इमारत में तबाही मची है। तेल अवीव की तस्वीरें ये रही आपके सामने, जहां पर अचानक से एक धमाका होता है और एक इमारत को उड़ा दिया गया। और वहीं इजराइल के पेटा टिकवा में हमले का एक और वीडियो सामने आया है। तेल अवीव का ही ये इलाका है पेटा टिकवा, जहां पर हमला हुआ और बड़ी तबाही मची, ये देखिए। और वहीं दक्षिणी ईरान के शिराज में इजराइल ने हमला किया। ईरानी वायुसेना के अड्डे पर हमला किया गया। हमले के बाद वायुसेना के बेस के पास धमाका हुआ। ईरानी वायुसेना बेस के पास धुआं उठता नजर आया। और ईरान के इस्फहान में बंकर बस्टर बॉम्ब से हमले का वीडियो सामने आया है। अमेरिका ने 2000 पाउंड का बॉम्ब गिराया है। हमले के बाद इस्फहान में कई जगहों पर भयंकर आग लग गई। इस्फहान में अमेरिकी हमले से भारी नुकसान की खबर है। ईरान के यूरेनियम शिफ्ट करने की तस्वीर सामने आई है। नतांज और फोर्दो ठिकाने से यूरेनियम को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, यह खबर है। दावा क्या है? ईरान ने कंटेनर के जरिए यूरेनियम को सीक्रेट जगह पर पहुंचा दिया है। इस्फहान में अंडरग्राउंड ठिकाने में यूरेनियम शिफ्ट कर दिया गया है। 540 किलो से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम इस्फहान ले जाया गया है। इस्फहान के अंडरग्राउंड बेस की एंट्री पर यह कंटेनर दिख रहा है। जून में अमेरिकी हमलों से पहले की यह तस्वीर बताई जा रही है। अब इस खबर के मायने क्या हैं वो भी समझ लीजिए। ईरान के पास अभी भी 60% संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। कभी भी परमाणु हथियार बना सकता है ईरान, और इस खबर ने अमेरिका और इजराइल को चिंता में डाल दिया है। और ईरान का दावा है कि इजराइल दहन की शुरुआत हो चुकी है। ईरान के रिंग ऑफ फायर ने मोसाद और IDF के अजेय होने के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया है। जिस आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम पर इजराइल को नाज था, वो ईरान की मल्टी वॉरहेड मिसाइलों के सामने खिलौना साबित हो रहे हैं। हाइफा से लेकर तेल अवीव तक, रिफाइनरी से लेकर केमिकल प्लांट्स तक सिर्फ तबाही का मंजर है। ईरान का दावा है कि उसके 92% हमले सटीक निशाने पर लगे, जबकि इससे पहले इजराइल ने मजबूत सुरक्षा चक्र बनाया हुआ था। हमले रोकने के लिए 4 लेयर डिफेंस बनाया गया था। पहली लेयर में डिफेंस सिस्टम थर्ड और पेट्रियट लगाए गए, जिनकी रेंज 200 किलोमीटर है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्ट करने के लिए तैनात किए गए। दूसरी लेयर में इजराइल का सबसे विश्वसनीय डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की कई यूनिट लगाई गई थी। डोम की रेंज 70 किलोमीटर है। इसके जरिए इजराइल शॉर्ट रेंज ड्रोन और रॉकेट इंटरसेप्ट कर सकता है। तीसरी लेयर में एरो का दूसरा और तीसरा वर्जन लगाया गया है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर है। यह मीडियम रेंज ड्रोन और मिसाइल इंटरसेप्ट कर सकता है। जबकि चौथी और आखिरी लेयर में डेविड स्लिंग का एडवांस वर्जन लगाया गया था, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। यह ईरान के एयरक्राफ्ट और लॉन्ग रेंज मिसाइल इंटरसेप्ट कर सकता है। तो इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह से नाकाम साबित हो रहा है, ये आपने देखा। वहीं हॉर्मुज पर नियंत्रण को लेकर अमेरिका को वार्निंग दी गई है। ईरान ने कहा नियंत्रण के सपने अमेरिका के साथ दफन होंगे। ईरान ने कहा तेहरान को झुकाने की कोशिश अमेरिका का भ्रम साबित होगी। और वहीं IRGC का रुख भी बेहद आक्रामक नजर आ रहा है। IRGC की खुफिया विंग का नेतन्याहू पर बड़ा बयान। नेतन्याहू का खात्मा ही अब एकमात्र विकल्प बचा है, ये IRGC ने कहा है। नेतन्याहू की आक्रामक नीति की वजह से ही ये युद्ध छिड़ा है, ये IRGC की तरफ से कहा गया। और इस युद्ध के लिए नेतन्याहू को ठहराया गया है पूरी तरह से जिम्मेदार।
तो देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ईरान की इंतकाम वाली कसम। IRGC की खुफिया विंग क्या कह रही है? नेतन्याहू की आक्रामक नीति की वजह से ही युद्ध छिड़ा है। बेंजामिन नेतन्याहू का खात्मा ही अब एकमात्र विकल्प बचा है। बेंजामिन नेतन्याहू बच्चों का हत्यारा और अपराधी है, ये इस्माइल कानी की तरफ से कहा गया है, IRGC कमांडर की तरफ से। नेतन्याहू मिडिल ईस्ट की शांति के लिए खतरा है। विस्तारवादी सोच की वजह से 7 अक्टूबर हुआ। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल को रोका। शांति के लिए नेतन्याहू को अब जाना ही होगा। अब मिडिल ईस्ट की नई व्यवस्था माननी होगी। और वहीं ईरान ने पहले अपने दुश्मनों को तेल के लिए तरसाना शुरू किया और अब ईरान पानी के लिए अपने दुश्मन के मददगारों को तरसाएगा। जी हां, हमने आपको दिखाया था कि कैसे ईरान अमेरिका की मदद कर रहे देशों में पानी का संकट ला सकता है। अब ईरान का यह अभियान शुरू हो चुका है। मार्च में अरब देशों के 2 ठिकानों पर हमले हो चुके हैं। ईरान उन जगहों पर हमले कर रहा है जहां समंदर के पानी को साफ करके पीने लायक बनाने का प्लांट है। पानी साफ करने वाले डीसैलिनेशन प्लांट के क्षतिग्रस्त होने से कुछ देशों में भारी संकट हो सकता है। ईरान ने पहले बहरीन के डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया था। अब कुवैत में भी ऐसा ही हमला हुआ है, लेकिन ईरान इसे इजराइल की साजिश बता रहा है। ईरान अब वाटर प्लांट को निशाना बना रहा है। वाटर प्लांट नष्ट होने से पानी की किल्लत होगी। कई देशों में पीने के पानी की भारी कमी हो जाएगी। खाड़ी के कई देशों में पीने का पानी सीधे समुद्र से बनाया जाता है और इसके लिए डिसैलिनेशन प्लांट लगे। सऊदी अरब में लगभग 70% पानी डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। यूएई में यह निर्भरता और ज्यादा है, करीब 90%। कतर में भी लगभग 90% पानी समुद्री पानी को साफ करके बनाया जाता है और बहरीन में भी स्थिति लगभग यही। यहां भी करीब 90% पानी डिसैलिनेशन प्लांट पर निर्भर है। यानी अगर इन प्लांट्स पर हमले शुरू होते हैं तो तेल से अरबों डॉलर कमाने वाले ये देश अचानक पानी के संकट में फंस जाएंगे। ईरान का दावा है कि अमेरिकी सैन्य ठिकाने टारगेट पर थे। अमेरिकी बेस पर मिसाइल से धमाके हुए। इजराइल के तेल अवीव पर भी हमला किया गया। IRGC के दावे के मुताबिक MQ-9 रीपर ड्रोन को नष्ट किया गया है। इससे पहले ईरान 12 बार MQ-9 रीपर ड्रोन को नष्ट करने का दावा कर चुका है। इजराइल ने अरब से एयरबेस शिफ्ट करने की मांग की। इजराइल अमेरिका को बेस बनाने के लिए जगह देगा। इजराइल में जंग के बाद अमेरिका नए बेस बना सकता है। इराक में विक्टोरिया बेस पर ईरान समर्थित प्रॉक्सी संगठन ने हमला किया, लेकिन एयर डिफेंस से हमले को नाकाम कर दिया गया। बेस के करीब मिसाइल और ड्रोन को नष्ट किया गया। और वहीं खर्ग आइलैंड को लेकर ईरान के उपराष्ट्रपति ने बहुत बड़ी धमकी दी है। ट्रंप सिर्फ खर्ग में सेना भेजने का फैसला ले सकते हैं। उपराष्ट्रपति की तरफ से यह बात कही गई है कि सेना की वापसी का निर्णय ट्रंप के हाथ में नहीं है। नर्क से कोई घर वापस नहीं लौटता। तो देखिए, सीधे सीधे धमकाया जा रहा है कि खर्ग अमेरिका के लिए नर्क साबित होगा। ये उपराष्ट्रपति ईरान की तरफ से कहा गया है। ट्रंप के हाथ में खर्ग में सेना भेजने का निर्णय, सेना की वापसी का निर्णय ट्रंप के पास नहीं है, क्योंकि नर्क से कोई घर वापस नहीं लौटता। खर्ग पर अभी स्थिति क्या है? खर्ग पर कब्जा करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। खर्ग पर बड़े हमले की तैयारी भी की जा रही है। ग्राउंड ऑपरेशन तक करने की तैयारी हो रही। अमेरिका की मुश्किलें क्या है समझिए। खर्ग पर हमला करना अमेरिका के लिए आसान नहीं है। ईरान की सेना यहां पर पहले से तैनात है। द्वीप होने की वजह से हमले में भारी दिक्कत आएगी और ईरान को जो एज यहां पर मिला हुआ है उसकी वजह से अमेरिका को अपने कई सैनिक गंवाने पड़ेंगे। ईरान का प्लान बी देखिए क्या है। खर्ग द्वीप पर हमला हुआ तो ईरानी प्लान तैयार है। बाब अल मंडेब स्ट्रेट को ईरान बंद कर देगा। हूती विद्रोहियों को बाब में एक्टिव कर दिया जाएगा। बाब अल मंडेब रेड सी का एंट्री पॉइंट है और यहां पर हूतीज को एक्टिव किया जा सकता है ईरान की तरफ से। 23 साल बाद अमेरिका एक बार फिर अरब में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है। ईरान के विरुद्ध ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दूसरे चरण का प्लान लगभग पूरा हो चुका है। सिर्फ इंतजार है तो डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का। दावा है कि ट्रंप संवर्धित यूरेनियम से लेकर ईरानी तेल तक पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने सबसे बड़ा सवाल ईरान की तैयारी है, जिन्हें देखकर एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि अमेरिकी सैनिकों का ईरानी धरती पर उतरना मौत के कुएं में पैर रखने जैसा होगा।
संवर्धित यूरेनियम अमेरिकी सेना अपने कंट्रोल में ले, जिसके लिए इस्फहान, नतांज, फोर्दो और पिकएक्स माउंटेन में ऑपरेशन चलाया जाए। दूसरा, खर्ग द्वीप पर कब्जा किया जाए ताकि ईरान का तेल एक्सपोर्ट हब बंद हो जाए। और तीसरा, अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट को अपने कंट्रोल में लेकर तेल संकट को खत्म कर दे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान से तेल छीनना मेरा पसंदीदा काम है, लेकिन अमेरिका में कुछ बेवकूफ लोग कहते हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो बेवकूफ है। हो सकता है हम खर्ग द्वीप पर कब्जा कर लें, हो सकता है ना करें। हाल ही में सेंटकॉम चीफ ब्रैड कूपर तेल अवीव पहुंचे थे, जहां उनकी आईडीएफ चीफ इयाल जमीर से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में इजराइल के दूसरे टॉप जनरल भी शामिल हुए। इसमें हॉर्मुज और संवर्धित यूरेनियम पर चर्चा हुई। साथ ही ईरान के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन पर भी बातचीत की गई। ईरान ने जां फिदा यूनिट तैयार की है, इसमें 10 लाख सैनिकों की भर्ती की गई है। ये फिदाइन की तरह काम करेंगे, हर वक्त रेडी टू अटैक मोड में रहेंगे। इस यूनिट को ऑटोमन साम्राज्य में जान निसार की तर्ज पर बनाया गया है। जान निसार के लड़ाके शासक के लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे। वहीं रूस ने ईरान को अमेरिका के खिलाफ मदद दी है। द सन की रिपोर्ट में हैरान करने वाला पर्दाफाश हुआ है। जी हां, रूस ने ईरान को उपग्रह तस्वीरें दी। अमेरिकी बेस की तस्वीरें रूस ने मुहैया कराई। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है द सन की रिपोर्ट के हवाले से। तो देखिए, धीरे धीरे रूस खुलकर सामने आ रहा है ईरान के पक्ष में। रूस से ईरान को वरदान, 6 एक्सक्लूसिव प्रमाण सामने आए। ईरान को रियल टाइम सैटेलाइट डेटा मुहैया कराया गया, जिससे ईरान सटीक हमले कर पाने में सक्षम हुआ। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसेस की फोटो समेत बाकी जानकारियां ईरान को मुहैया कराई। किसने? रूस ने। डिएगो गार्सिया बेस स्कैन कर ईरान को इनपुट मुहैया कराया गया। 6,650 करोड़ का अमेरिकी जासूसी विमान गिराने में ईरान की रूस ने मदद की। ईरान को हथियारों से भी लगातार मदद देने का रिपोर्ट में दावा किया गया है। और अब युद्ध में हूती की एंट्री भी हो चुकी है। हूती ने इजराइल पर हमले किए हैं। इजराइल के दक्षिणी शहर बीरशेबा पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन बरसा दिए गए। हूती प्रवक्ता याहिया सरी ने कहा है कि जंग तब तक जारी रहेगी जब तक इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमले रोक नहीं देते। हूती के एक्टिव होने के बाद लाल सागर के महत्वपूर्ण शिपिंग रूट पर खतरा फिर मंडराने लगा है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट के साथ साथ बाब अल मंडेब को भी हूती ने बंद कर दिया तो दुनिया के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। यही वो 2 चेक पॉइंट हैं जिनके ब्लॉक होने का असर अमेरिका और इजराइल पर भी पड़ना तय। बाब अल मंडेब स्ट्रेट लाल सागर के दक्षिणी मुहाने पर है। ये 10 से 12% वैश्विक समुद्री व्यापार का रास्ता है। रोजाना लगभग 8.8 मिलियन बैरल कच्चा और रिफाइंड तेल यहां से गुजरता है। यूरोप एशिया के बीच कंटेनर शिपिंग का बड़ा हिस्सा इसी रूट से होकर गुजरता है। अगर हूती ने इसे बंद किया तो ज्यादातर जहाजों को केप ऑफ गुड होप से घूमकर जाना पड़ेगा। इससे यात्रा में 10 से 15 दिन का समय बढ़ जाएगा। ईंधन खर्च, इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्च बढ़ जाएगा। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर गुड्स, खाने का सामान महंगा हो जाएगा। सप्लाई चेन बाधित होने से यूरोप और एशिया में महंगाई बढ़ जाएगी। रोजाना $10 बिलियन से ज्यादा के कारोबार को नुकसान होगा।